दोस्तों, भारत के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और यह दबाव बना रहा है यूएस। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि किस तरीके से यहां पे अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर, मीटिंग कर रहे थे एफसीआरए को लेकर के। और जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई, हमें देखने को यह मिल रहा है कि अब जो है ये एफसीआरए में थोड़ी सी डीले हो सकती है। और दोस्तों, ये दबाव कौन बना रहा है? तो हम सभी जानते हैं ये दबाव डोनाल्ड ट्रंप बना रहा है या इसके गुर्गे बना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कैसे जो है मार्को रूबियो आया था कोलकाता में और यहां के मिशनरीज से, क्रिश्चियन मिशनरीज से मिलकर गया था, और किस तरीके से वो कह रहे हैं कि यहां पे एफसीआरए लाना बहुत ही गलत है। जबकि यूएस में खुद का अपना रूल है, चाइना में खुद का अपना रूल है, ब्रिटेन में खुद का अपना रूल है, यूके में खुद का अपना रूल है। जितने भी कंट्रीज हैं, यूरोप में जितने कंट्रीज हैं या फिर यूएसए हो गए, सबके अपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के अपने अपने रूल हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि भारत के अंदर कोई रूल आए और अमित शाह जी के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। लेकिन ये जो है पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग अभी चल रही है कि इसके आगे अब क्या करना है, क्योंकि ये तो दबाव बनाते रहेंगे। और इनके साथ जो मिले हुए हैं, मैं आपको बताता हूं हमेशा, इनके साथ जो मिले हुए हैं वो हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही जो है अपोजिशन की पार्टियां हैं हमारे देश की, वो जो है इनके साथ मिलकर काम कर रही हैं और रोकने का प्रयास कर रही हैं एफसीआरए को। एफसीआरए को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि इस जो है इस कानून को आने से रोक दिया जाए, इस रेगुलेशन को आने से रोक दिया जाए, ताकि जो हमारी दाल रोटी खत्म होने वाली थी वो फिर से चालू हो जाए और हमें विदेशों से खूब फंडिंग मिलती रहे। मेरा सवाल है उनसे, एक जो ये काम कर रहे हैं, जो ये विरोध कर रहे हैं, कि क्या अपने देश से तुम्हें फंडिंग नहीं मिल रही है? क्या भारत इतना आगे नहीं है क्या कि तुम्हें विदेशों से फंडिंग की जरूरत पड़ रही है ना? एनजीओ से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या हमारे भारत में क्या कमी है कि हमारे भारत जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है क्या, जो आपको जो है फॉरेन फंडिंग चाहिए यहां पे? दोस्तों, इसका सिर्फ एक और एक ही मकसद है, भारत को अंदर से तोड़ना, भारत के लोगों को बरगलाना, प्रोटेस्ट के माध्यम से, अलग अलग जो है चीजों के माध्यम से यहां पे इन भारतीयों को तोड़ने का काम करते हैं। ये अलग अलग राज्यों में ये क्या करते हैं, फंडिंग देते हैं और कहते हैं कि भाई जाओ यहां पे प्रोटेस्ट करो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किस तरीके से चेन्नई में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पे किस तरीके से जो है ये विदेशी आए थे, प्रोटेस्ट कराकर चले गए, और जो प्रोटेस्ट में थे उनके ऊपर एफआईआर हो गई। अब जो है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और घर पे बैठे हुए हैं। यही होगा अगर जो है आप इनकी बातों में आएंगे तो यही जो है परिणाम आपको देखने को मिलेगा आगे। और इसीलिए यह कानून को लाया जा रहा है। लेकिन अभी भी इस कानून को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पुरजोर कोशिश की जा रही है विदेशों द्वारा। अब जो है चाइना भी अंदर ही अंदर सरफेस के नीचे से काम कर रहा है और जो है ये फंडिंग जो है, ये एफसीआरए जो है, इसको रोकने की बात की जा रही है चाइना द्वारा भी। जो अमेरिका तो यहां पे सामने से आ रहा है ना, लेकिन चाइना पीछे से भी काम कर रहा है। यहां पे चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूएस हो गया, ये सारे जो हैं ये एक ही टीम में तो काम करते हैं, ये सब एक ही टीम में है और ये सब भारत को दबाने की कोशिश करते हैं। आप ये बात जो है ध्यान में रखिए। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं पूरी तरीके से। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, उसको भी आप दबाना। दोस्तों, हमारे वीडियोस को पूरी तरीके से यहां पे दबाने की कोशिश की जा रही है, इसे यूएस द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं यूट्यूब कहां का है भाई, यूएस का है, और वो चाहता नहीं है कि भारत के लोग इस तरीके से जागरूक हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप जो शेयर कर रहे हो वही लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि ये तो दबाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं हमारी वीडियोस को यूएस। यहां पे पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया कि किस तरीके से यूएस एल्गोरिदम को क्रिएट करता है, किस तरीके से एल्गोरिदम को नरिश करता है, यहां पे इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के वीडियोस को किस तरीके से हटाया गया था, और आज जो है मार्क जुकरबर्ग क्या कर रहा है, पैरों में गिर रहा है कि हमें माफ कर दिया जाए मोदी जी, है ना? ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आपको और बताता हूं चीजें। आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानते ही होंगे, है ना? कौन नहीं जानता, हर भारतीय जानता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर जो है आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, आज ऑपरेशन सिंदूर का क्या मामला है? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तानियों की पतलूनें तो गीली कर ही दी थी, लेकिन अब जो है ऑपरेशन साइबर सिंदूर देखने को मिल रहा है। मतलब अब जो है हम डायरेक्टली मिलिट्री अटैक नहीं कर रहे हैं, अब हम दिमाग से खेल रहे हैं, इनके पाकिस्तानियों के दिमाग से खेला जा रहा है। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले, अभी 3-4 दिन पहले जो है ये आपने 250 चाइनीज आर्टिलरी लगा दिए थे ना, जो है बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा दिए थे। लेकिन अब जो है इसका जो है हम क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और इसका किस तरीके से रिटेलिएशन किया जा रहा है अभी आपको बताऊंगा। इसका रिटेलिएशन मिलिट्री, हमने जो है अपने बॉर्डर पे यहां पे आर्टिलरी नहीं लगाई, हमने अंदर अटैक किया है। किस तरीके से अटैक किया आपको बताता हूं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, मात्र 22 मिनट में इनकी पतलूनें ढीली हो गई थी, कांप गए थे पूरी तरीके से पाकिस्तानी। और दोस्तों, एक बात और, 15 अगस्त को हमारा
OTT पर एक ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री भी आएगी, आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से हमने इनको मारा, ये सारी चीजें तो हम जानते ही हैं। लेकिन अब जो है आप देखिए, अब जो है आपको मैं बताता हूं, ये आपने एक न्यूज सुनी होगी कि वहां पे पाकिस्तानी आर्मी रिप्लेसिंग व्हाट्सएप विथ चाइना वीचैट बैन इन इंडिया। वीचैट हमने बैन कर रखा है, ये वीचैट जो है वो चाइना का है ना। वीचैट चाइना का है, व्हाट्सएप का एक तरीके से रेप्लिकेट है, मतलब जैसे व्हाट्सएप काम करता है वैसे ही वीचैट काम करता है। लेकिन हमने जो है चाइनीज ऐप्स को, बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बंद कर रखा है ना। लेकिन पाकिस्तान में ये चलता है क्योंकि चाइना, समझते ही हो आप यार, इतने समझदार हो आप, ठीक है। चाइना पाकिस्तान का क्या लगता है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। और यहां पे कह रहा है कि यहां पे क्या हो रहा था, जो व्हाट्सएप यूज कर रहा था ना, व्हाट्सएप कहां का है, यूएस का है। व्हाट्सएप जो है वो यूएस का है, और यूएस का व्हाट्सएप है। तो हो क्या रहा था कि बहुत सारे यहाँ पे बग्स देखने को मिल रहे थे, और इनको ये चीज पता लग गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का खेल कौन खेल रहा था ये आपको मैं बताता हूं अभी, ठीक है। तो ये इनको पता चल गया, जैसे ही इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप चलाना बंद कर दिया, नोटिस जारी किया कि भाई अब हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो आर्मी में काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वी चैट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि व्हाट्सएप का। देखो किस तरीके से यहाँ पे फॉरेन इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। यहाँ पे चीजें बहुत सारी बिगड़ी पाकिस्तान के अंदर, है ना। आप जानते ही हो किस तरीके से अब टुकड़ों में टूटने वाला है पाकिस्तान। 11 अगस्त का आप वेट कर लो, बस 11 अगस्त का आप वेट कर लो, किस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे ना, ये देखने को मिलेगा, मजा आएगा। भारत से आराम से हम देखेंगे, है ना। और किस तरीके से भारत ने इस टुकड़े करने वाली चीज को ना किस तरीके से और बढ़ाया है, ये आपको बताता हूं दोस्तों। ये है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, है ना। तो इनके ऊपर पहले जो है बहुत यहां पे विरोध लोग करते थे कि ये हो गया, अजीत डोभाल जी ने ये कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन अब जो है यहां पे उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में आपको बताता हूं। जो हमारी एजेंसी है ना, मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है कि एजेंसियों को हजारों इंटेल्स मिलते हैं, और हमारे जो एजेंसी है वो हर कंट्री में काम कर रही है ना। हर कंट्रीज के सीक्रेट्स हमें पता है कि किस तरीके से वहां पे काम होता है, किस तरीके से ऑफिशियल्स काम करते हैं, है ना। लोगों को लगता है कि सारी चीजें सीक्रेट में काम चल रहा है, लेकिन नहीं, हमें सारी चीजें पता होती है पहले से। और दोस्तों यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों हम जानते हैं कि बलूचिस्तान ने कहा था कि हम 11 अगस्त को क्या करेंगे, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और ये इंडिपेंडेंस डे वाली चीज जो है 1947 से ही चल रही है। ये हुआ था 14 अगस्त को आजाद। ये मुन्नी भाई जो है, मुन्नी भाई का देश जो है 14 अगस्त को आजाद हुआ था, और 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे घोषित किया था, 3 दिन पहले इनके, है ना। लेकिन अभी तक ये क्या करते हैं, ये पूरे मैसेकर पे आ गए थे उसके बाद जो है, और क्या किया, बलूचिस्तान को मारने लगे, है ना, अंदर घुस घुस के मारने लगे। लेकिन अब जो है वो पढ़ लिख कर आए हैं दोस्तों। बलूचिस्तान जो है बाहर गए, पढ़े लिखे, और फिर अपने देश में वापस आए हैं, और अब इनकी पैंट उतार रहे हैं पूरी तरीके से। और यहां पे उन्होंने सपोर्ट भी मांगा भारत का। लेकिन भारत, दोस्तों आपको एक बात बता दूं, भारत कभी भी किसी कंट्री को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकता, है ना। भारत हमेशा नॉन अलाइंड रहता है, किसी एक कंट्री को ऐसे सपोर्ट नहीं दिखाता है कि भाई हम आपकी टीम में हैं, हम आपकी टीम में हैं। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर देख लीजिए, आप किसी भी की टीम में नहीं था, है ना। आप कहीं भी देख लीजिए, यूएस ईरान का वॉर देख लीजिए, आप किसी भी टीम में नहीं है। वो डिप्लोमेसी खेलते हैं। हमारे लोग जो है डिप्लोमेसी जानते हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन पे काम होता है, ये सारी चीजें हमारे लोग जानते हैं, हमारे ऑफिशियल्स जानते हैं, पूरी भली बात ही। लेकिन अब किया क्या है, देखिए क्या हुआ कि हमने क्या किया है ना, इनके पूरे एल्गोरिदम को एक तरीके से पकड़ लिया है। जो पाकिस्तानी यूज करते हैं ना, बहुत सारी जो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास आ चुकी हैं। और हमारे पास जैसे ही आई ये इंफॉर्मेशन, हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया बलूचिस्तान को। अब सोचिए, ये ट्रांसफर जैसे ही हमने किया तो बलूचिस्तान इसका किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। बलूचिस्तान के जो आदमी है, वो बीएलए है, सॉरी बीएलए है, गई किसी पुलिस स्टेशन में, वहां पे पता चला कि 20 हैं, 20 को ठोक कर आ गई, है ना। तो ये 20 हैं उस पुलिस स्टेशन के अंदर, ये किसने बताया, ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची बीएलए के पास, ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची बलूचिस्तान के पास। ये सारी चीजें हो रही हैं, इंडिया जो है बैक ऑफ द माइंड जो है सपोर्ट कर रहा है ना। ये सारी चीजें आप समझिए, अंडर द टेबल सपोर्ट चल रहा है बीएलए को, बलूचिस्तान को। लेकिन डायरेक्टली हम इन चीजों पे नहीं आ सकते, क्योंकि हम जानते हैं एक बार जो है हमने डायरेक्टली जो है सपोर्ट किया था, और आपको उस चीज के बारे में अभी भी पता होगा, कब, 1971 में। अरे यही मामला था ना, यही मामला था ना ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का। और हमने क्या किया, इन दोनों को अलग किया। लेकिन हम यहां पे अब पता चल गया है हमें कि हम जो है अपने इतिहास से सीखते हैं हम, कि भाई हमने जो है इतिहास में जो गलतियां की हैं वो हम दोबारा नहीं करेंगे। तो जो 1971 में हम डायरेक्टली आए थे ना, अब हम डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अब जो है हम इनडायरेक्टली खेल खेल रहे हैं कि इनको पता भी ना चले, किसी को पता ना चले, और जो है हम डायरेक्टली, सॉरी इनडायरेक्टली यहां पे हम इन दोनों का अलग करा दे, पाकिस्तान को पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर दे। खैबर पख्तूनवा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, बचा एक सिर्फ छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान का, और उसको तो जब चाहे तब इधर से उधर फेंक सकते हैं हम।
ये आप बात समझ लीजिए। तो यहां पे इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है बलूचिस्तान को, डायरेक्टली अभी तक कोई भी ऑफिशियल नहीं आई है चीजें कि हम डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान को। हालांकि बलूचिस्तान हमेशा से सपोर्ट मांगता है भारत का कि जो है भारत हमें सपोर्ट करे, और कभी भारत सपोर्ट दिखा भी देता है ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब वहां पे देखो बलूचिस्तान की तरफ एक ग्वादर पोर्ट है। अब सोचो ये पाकिस्तान जो है चाहता नहीं है कि बलूचिस्तान जो है अलग टेरिटरी बने, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है वो किसका है, चाइना का है। अगर ग्वादर पोर्ट चला गया तो क्या हाल करेगा पाकिस्तान का चाइना, ये आप भली भांति समझते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप समझिए, बलूचिस्तान के ही अंदर है वो ग्वादर पोर्ट वाला इलाका अरबियन सी के ऊपर इधर है ना, इधर साइड है ग्वादर पोर्ट। तो सोचिए अगर क्या हो, हम जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे बलूचिस्तान को। ये रहा बलूचिस्तान का एरिया। देखिए दोस्तों, अब यहां पे बात ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है भारत के अंदर आ जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। भारत के अंदर भले ही इन्फ्लुएंस हो भारत का पूरी तरीके से वहां पे मदद की जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भारत के अंदर आ जाएंगे ना तो चीजें भड़कनी शुरू हो जाएंगी। ये क्या करेंगे पता है पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी इस बलूचिस्तान को इन्फ्लुएंस करने लग जाएंगे। समझिए आप इस बात को, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है भारत के अंदर बलूचिस्तान जो है भारत के अंदर आ जाएगा, भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, जैसे ही इसको आजादी मिली इसके बाद ये भारत में मर्ज हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी संस्कृति अलग है, ठीक है। सपोर्ट करना और अपने अंदर अपने घर में बुलाना ये दोनों चीजें अलग हैं। बाहर से सपोर्ट करिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे आप अगर आप घर में बुलाते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनकी संस्कृति इनसे ही मिलती है ना, है तो ये वैसे ही। अब दोस्तों हम जानते हैं ये वाला, जैसे ही हमने 1971 के हम जो है 1971 से हम बहुत सीखे हैं, है ना। अभी भी जो हम सीख ही रहे हैं किस तरीके से जो है बांग्लादेश हम पे आंखें दिखा रहा है, उसी तरीके से चीजें यहां पे भी होंगी। अगर जो है हम क्या करें, मर्ज कर ले बलूचिस्तान को अपने अंदर, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। हम जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाएगा भारत, पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाएगा। और यहां लेकिन हम जो है कभी भी अपने घर में नहीं बुलाएंगे। हमारा जितना भारत है उतना भारत बहुत है इनके लिए। हम पूरी तरीके से काफी, यहाँ में जो है बहुत एक्स्ट्रा लैंड नहीं चाहिए यहाँ पे कि ये भी ले लिया वो भी ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं किस तरीके से ये फिर फॉरेन वाले आ जाएंगे, ये है ना, ये आ जाएंगे वेस्टर्न पावर्स, और क्या करेंगे फिर फंडिंग देने लग जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे अंदर ही अंदर लड़ाई करवाने लग जाएंगे। यही सारी चीजें होती हैं। अभी तो हमारा भारत यूनाइट है ना, लेकिन तब जो है अगर संस्कृतियां अलग अलग, बहुत सारी ज्यादा संस्कृतियां अलग अलग हो जाती हैं, तो यहाँ पे चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों, है ना। देखिए पाकिस्तान से आजाद हुआ बलूचिस्तान, 11 अगस्त को किया स्वतंत्रता दिवस का ऐलान। बिल्कुल सही बात है। अभी जो है इन्होंने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पे बलूचिस्तान पूरी तरीके से 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएगा। अपने सारे ऑफिशियल्स को बोल दिया है बलूचिस्तान ने कि हम जो है 11 अगस्त को डिक्लेयर कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे जी। अब यहाँ पे जो है पाकिस्तान कुछ भी कर ले और कुछ कर पा नहीं रहा है। अभी जो है पाकिस्तान कहां पे गया हुआ है ये आपको बताता हूं, मदद मांगने किधर गया है पाकिस्तान, ठीक है। इसके बारे में भी आपको चर्चा दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मामला किया है ना भारत ने, किस तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट दिखाया है बलूचिस्तान को, वो काबिले तारीफ है दोस्तों। किसी को पता भी नहीं चला, सांप भी मर गया और लाठी की आवाज भी नहीं आई, मारने की आवाज भी नहीं आई, है ना। समझो इस बात को। उन्होंने तो अपने 250 चाइनीज आर्टिलरी लगा रखी थी, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, कोई बॉर्डर पे हमारी हलचल नहीं थी, हमने सीधा अंदर अटैक किया, है ना। इसी को कहते हैं अब नई कूटनीति है ये। इस तरीके से अब जो है पुरानी वाली कि हम जो है भाला लेके चढ़ जाएंगे या फिर तोप चला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब वो सारी चीजें जो है खत्म हो चुकी हैं। अब जो ये डेट है, ये जो एरा चल रहा है, वो इंफॉर्मेशन वॉर का है ना। और इंफॉर्मेशन को कितना जो है अपने जो है इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी को अपने पास रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इंफॉर्मेशन को लीक ना कर सकें। दोस्तों एक और चीज आपको बताता हूं, जैसे जितने भी हमारे बहुत जो है विद्वान लोग हैं, जो मान लो आईआईटी के टॉपर्स हैं, या फिर मान लो कि जो जेई के टॉपर्स हैं, वो चले जाते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में काम करने के लिए, है ना। बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, रिसर्च करने के लिए चले जाते हैं। और दोस्तों बताता हूं होता क्या है इसके पीछे, आपको चीजें बताता हूं। वो चले गए, मान लो यूनिवर्सिटीज में चले गए। अब यूनिवर्सिटीज में जैसे ही गए, वहां पे वो बोलेंगे कि फाइनल ईयर में काम करो ना, एक रिसर्च करो। और किसके ऊपर रिसर्च करो? भारत के ऊपर रिसर्च करो। ये आएंगे फिर से भारत में और सुई की नोक बराबर जो है इंफॉर्मेशन ना इकट्ठा करेंगे, सुई की नोक बराबर इंफॉर्मेशन, और ले जाके दे देंगे उनको। हाथ में थमा दी भाई फाइल। अब आप सोचो कि वो फाइल का इस्तेमाल किस तरीके से होगा। आप एक बार सोचो कि किस तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये सारी चीजें देखो, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो है वॉर चल रहा है, ये जो एरा चल रहा है, वो इंफॉर्मेशन वॉर का है। जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो लड़ाई जीत जाएगा। यहाँ पे जो है मिलिट्री, आर्टिलरी और एयरफोर्स और डिफेंस, इसका कोई मतलब अब बहुत कम मतलब रह गया है। ये तो दिखाने के लिए है कि हाँ भाई हमारे पास इतनी आर्मी है, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि मामला किसका है, इंफॉर्मेशन का है।
ये सारी चीजें दिखाने के लिए कि हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास इतना डिफेंस है। इसका अब इस्तेमाल धीरे धीरे कम देखने को मिलेगा। अब सारी चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड हो जाएंगी। देखो तो जो है बलूचिस्तान तो यहाँ पे पूरी तरीके से अलग हो जाएगा और ये पाकिस्तान एक छोटा सा टुकड़ा बस बन के रह जाएगा। और जैसे ही ये टुकड़ा बन गया तो इस टुकड़े को किसी भी तरीके से लात मार के हम निकाल देंगे, है ना, समझो इस बात को। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो है हमारे एनएसए कर रहे हैं, ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड चल रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जब चल रही होती है ना, तो लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता चलती हैं, है ना। और आपको लग रहा होगा कि मुझे ये सारी चीजें कैसे पता है, तो आपको मैं कमेंट में जो है सोर्स डाल दूंगा कि किस तरीके से मुझे पता चलती हैं, है ना। कभी आप किसी इंटेलिजेंस के व्यक्ति के साथ जो है संपर्क में रहिएगा, फिर आपको ये सारी चीजें भी पता चलेंगी कि अंडर द टेबल क्या काम चल रहा है, सरफेस के नीचे क्या काम चल रहा है। क्योंकि सरफेस के ऊपर की चीजें तो ये सारी मीडिया जो है कवर कर लेती है झुंड बनाकर, लेकिन अंदर की चीजें जो है वो किसी को नहीं पता चलती हैं। लेकिन काम जो है वो डेली चल रहा होता है, 18-18 घंटे लोग काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो यहां पे और भी चीजें आपको आगे दिखाता हूं। देखिए, मैं डोभाल जी के बारे में थोड़ी बात करूंगा। यहां पे जब 26/11 दोस्तों हुआ था ना, पहले तो 26/11 वाला मामला आपने धुरंधर देखी थी, एक्सपोज हो गए थे पूरी तरीके से, है ना। जो ये उठ रहे थे ना, धुरंधर को अपोज कर रहे थे कि हाँ भाई ऐसी फिल्म है वैसी फिल्म है। दोस्तों पाकिस्तान से ज्यादा अपोज तो ये हमारे देश के ये गद्दार हो गए थे, है ना। पाकिस्तान से ज्यादा एक्सपोज ये हुए थे, इसलिए जो है ये बिल से बाहर निकले और बोल रहे थे। दोस्तों 26/11 हुआ था, ये क्या बता रहे थे कि रॉ का फेलियर है भाई। लेकिन आपको पता है कि कितने सारे इंटेल्स दिए गए थे रॉ की तरफ से, है ना। कितने सारे इंटेल्स दिए गए थे, रॉ ने बहुत सारी चीजें आपको जो है लोगों को बताई थी, ऑफिशियल्स को बताई थी, ये बात पहुंची थी। लेकिन पूरी तरीके से एक्शन वहां पे नहीं लिया गया, जिसकी वजह से हमें 26/11 देखने को मिला, इतना बड़ा मसैकर हुआ। तो लोगों ने तो ये नैरेटिव उस टाइम पे बना दिया कि रॉ का फेलियर है जी। लोग ये भी नैरेटिव बना रहे थे कि कारगिल में रॉ का फेलियर था। ऐसे ही जीत गए कारगिल, ऐसे ही जीत गए हम, नहीं ना। तो यहां पे जो है किस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ये आप समझिए। और ये पहले भी की जा रही थी, ये अब भी की जा रही है। और ये इन सब के पीछे कौन है ये आप समझते हैं, है ना। इन सब के पीछे हमारे देश के लोग नहीं है, ये बाहरी ताकतें हैं। और ये बाहरी ताकतें ही अंदर इन्फ्लुएंस डालती हैं कुछ लोगों पर, और कुछ लोगों को भड़काती हैं, और ये नैरेटिव फैलाना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन चलती है। आप भली बात इन चीजों को समझते हैं। देखिए किस तरीके से यहां पे नैरेटिव क्रिएट किया गया, ये नैरेटिव किस तरीके से क्रिएट किया गया आप समझते हैं। कोई वहां पे जवाब नहीं है। स्टिल नो कॉन्क्रीट स्टेप वाज टेकन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट टू काउंटर द डेडली टेरर अटैक। उसके बाद कोई काउंटर अटैक किया गया, लेकिन 2014 के बाद से चीजें बदलनी शुरू हुई। जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, चीजें बदलनी शुरू हो गई। और यहां पे जैसे ही 2014 आया, हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं। तुम ये अटैक करोगे हम उसका जवाब देंगे, तुम पहलगाम में अटैक करोगे हम उसका जवाब सिंदूर देंगे। समझिए आप इस बात को कि किस तरीके से काउंटर जो है टेररिज्म किया जाता है, काउंटर अटैक किस तरीके से किया जाता है। अब जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है। पहले तो ये मार के चले जाते थे, और जो है भारत के लोग ही, अपने लोग ही कुछ नहीं कर पाते थे। देखिए आपको एक सच्चाई आपको दिखाता हूं। देखिए ये ट्वीट देखिए एक बार, द डे इंडिया वोट टू स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। ये बात कर रहे हैं टेरर की, है ना, कि यहां पे इस दिन को इंडिया यूनाइट हो गया था। इंडिया तो यूनाइट हो गया था, तुम क्या साथ में खड़े थे क्या इंडिया के? नहीं, तुम इंडिया के खिलाफ खड़े थे। ये लोग जो है इंडिया के खिलाफ खड़े थे, एंटी नेशनल्स, दीज आर एंटी नेशनल्स। आप ये बात समझिए। देखिए दूसरा ट्वीट इसका है जो है रिप्लाई में क्या आया, देन व्हाट वाज दिस गाय डूइंग होल्डिंग बुक 2611 आरएसएस का साजिश, है ना। 2611 को ये क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, आरएसएस की साजिश है ये जी। सोचो उस टाइम पे इस तरीके से नैरेटिव चल रहे हैं, और आज भी अगर ये सरकार ना होती तो ये क्या करते, इसी तरीके से जो है नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये पहलगाम में भी नैरेटिव ला कर खड़ा कर देते कि ये आरएसएस की साजिश है ना। समझो इस बात को, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो है इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो विदेशी ताकतें जो हैं वो हमारा फायदा उठा ले रही हैं। ये सोशल मीडिया के थ्रू जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब जो है सफल नहीं होगा दोस्तों। यहां पे देखिए, मोदी नेतन्याहू होल्ड टॉक्स, पीएम मोदी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फोन कॉल हुई, फोन पे बातचीत हुई। दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन बहुत चीजें जो है ना मीडिया में नहीं आ पाती हैं, और वही चीजें मैं आपको बताता हूं, है ना। ये सारी चीजें जो है चलती रहती हैं, देशों से बातचीत होती रहती है कि हाँ भाई मिडिल ईस्ट में क्या क्या चल रहा है, और ये क्यों बातचीत हुई आप समझते हैं भली बात ही। मैंने पिछले आर्टिकल में आपको बताया था कि यहाँ पे किस तरीके से अटैक किया गया था शिप के ऊपर, हूतियों ने अटैक किया था ना, 13 लोग जो वहां पे थे उनकी जानें बच गई, कोई उन पर जो है किसी भी तरीके की चोट उनको नहीं लगी है। लेकिन यहाँ पे इसी के ऊपर बातचीत हो रही है कि अब जो है इसका जो है अब इंडिया जो है फुल मोड में आ चुका है कि अब जो है क्या करना है, क्योंकि ये जो है हमारे शिप के ऊपर ऐसे ही अटैक करते रहेंगे तो हम जो है इनको छोड़ने वाले नहीं है। अब हम कितनी देर भाई जीरो टॉलरेंस जो है क्या करेंगे, अपने ऊपर लेते रहेंगे ये सारी चीजें।
समझो इस बात को कि जो यहाँ पे बातचीत अगर चल रही है तो ये बातचीत किसके लिए चल रही है? ये बातचीत चल रही है कि भाई ये वॉर को खत्म करो और जो है हमारा जो ऑयल जा रहा है उसको आसानी से जाने दो पूरी तरीके से, उस पर कोई किसी भी तरीके का अटैक, किसी भी तरीके का रुख नहीं होना चाहिए। ये भारत का स्टैंड होता है हमेशा, है ना। भारत जो है इजराइल से भी बातचीत कर लेता है और भारत ईरान से भी बातचीत करता है। ये आप समझिए, ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं किसी भी कंट्री के लिए कि वो दोनों के दुश्मन, जो दो लोग हैं वो आपस में दुश्मन है लेकिन दोनों से भारत की बातचीत है। ये आप समझिए इन चीजों को, ये बहुत जो है दुर्लभ चीजें हैं, ये बाकी कंट्रीज नहीं कर पाती हैं, कभी भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि जियो पॉलिटिक्स उनको खेलना नहीं आता है ना। जियो पॉलिटिक्स के बारे में हम तभी जाने जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई कि भाई बाहर के देशों में भी चीजें चल रही हैं। इसके पहले आपको क्या पता था कि जियो पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज होती है? 2014 के बाद जो है ये सारी चीजें पता चली कि अच्छा भारत जो है अगर जितनी ज्यादा अच्छी संगति रखेगा बाहर के देशों के साथ उतना ज्यादा भारत के लिए अच्छा है। ये पहले ये सारी चीजें नहीं पता चलती थी आम लोगों को, लेकिन अब जो है लोग जियो पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं पूरी तरीके से। समझिए इस बात को, ये जो है बातचीत हुई, अब जो है इस बातचीत के बाद अब इजराइल क्या स्टैंड लेगा ये आप देखिएगा। एक बार जो है आप अगले दिन की रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से इजराइल जो है क्या स्टैंड लेता है, ये आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए ये क्या हुआ, ये चीज आपको बताता हूं। ये जो है ये पाकिस्तानी गया कहां पे? सऊदी में गया, मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गया है सऊदी में, ठीक है। अब जो हम जानते हैं कि इसकी किस तरीके से बेइज्जती हुई थी, बाहर के किस तरीके से बेइज्जती हुई और अंदर तो इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। ये आप भली बात इन चीजों को जानते हैं किस तरीके से बलूचिस्तान इनको मार रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में इनके जाने की हिम्मत नहीं है और पीओके में अलग मामला चल रहा है, वो आप समझते हैं उन चीजों को। लेकिन अब जो है ये यहां पे गया है और ये बातचीत क्या करने गया है ये आपको मैं बताता हूं। ये बातचीत करने गया है कि ये जो मामला चल रहा है ना, या जो हूती जो है वो रोक दे रहे हैं टैंकर्स को, जो हूती रोक दे रहे हैं सऊदी के टैंकर्स को, उस पर बातचीत करने गया। और ये दिखा क्या रहा है इंटरनेशनल मीडिया को, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए हैं और जैसे ही हम मिलने गए उसके बाद जो है हूतियों ने मारना बंद कर दिया जी। देखो इस तरीके से नैरेटिव क्रिएट होता है। समझो इस बात को कि ये मिलने गया है किसी और काम के लिए, लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया को ऐसे फोकस करेगा कि भाई हम जो गए हैं इसके बाद से क्या हुआ, हूतियों ने जो है हमला रोक दिया, ईरान ने जो है हमला रोक दिया। ये सारी चीजें चल रही होती हैं, है ना। किस तरीके से हमें मीडिया को शोकेस करना है कि हम क्यों मिले थे, लेकिन अंदर ही अंदर बातचीत हो रही है किस पे? अंदर ही अंदर बातचीत हो रही है बलूचिस्तान पे। अंदर ही अंदर बातचीत हो रही है किस तरीके से ये डर गया है कि 11 अगस्त को क्या होगा। समझिए आप इस बात को, मीडिया को यह दिखाना है कि हम जो है हूतियों के खिलाफ जो है यहां पे मीटिंग कर रहे हैं और इसके बाद हूती अटैक नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही क्या बातचीत हो रही है बलूचिस्तान को लेकर के कि किस तरीके से बलूचिस्तान इनको पीट रहा है, तो हमारी कुछ मदद कर दो, पैसों की मदद कर दो, हमें लोन दे दो थोड़ा। इससे पहले जो $10 बिलियन का जो दोस्तों लोन दिया गया था, $10 बिलियन का जो है लोन दिया था किसने? सऊदी ने। और जो है फिर मांगने जो है चला गया, ये मांगने ही गया है। अगर लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा आका है, इसके अंदर जो है इतनी बेइज्जती हो रही है, कुत्ता बनाकर रख दिया है इसको अंदर ही अंदर। बाहर के लोगों ने तो बना ही रखा है इसको कुत्ता, लेकिन अंदर के लोगों ने ही, इसके अपने लोगों ने ही इसको कुत्ता बना रखा है। तो आप चीजें समझिए, इन बातों को आप समझिए किस तरीके से नैरेटिव क्रिएट होता है। अब देखिए माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये कौन कह रहा है? हमारे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। और दोस्तों अब क्या कह रहे हैं अमित शाह जी, आप सुन लीजिए। अमित शाह जी का अब ये कहना है कि अब जो है हम फॉरेन माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये जो बाहर से माफियागिरी कर रहे हैं ना, एफसीआरए जो है इन्हीं के लिए लाया गया है। तो इन फॉरेन माफिया जो है, जो आका बने फिरते हैं, और इसका सबसे बड़ा आका जो है वो यूएस है, इसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा दोस्तों। और इसी के लिए जो है एफसीआरए लाया जा रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए, बीजेपी और डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स बीजेपी डेवलपमेंट तो फॉलो करेगा मेरे भाई, डेवलपमेंट तो साथ में आएगा। बीजेपी का बाई प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। बीजेपी होगी तो डेवलपमेंट होगा, और नहीं होगी तो आप जानते हैं कि क्या होगा। भली बात ही हम चीजों को समझते हैं। दोस्तों मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।